प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग लगातार जूलॉजी के प्रैक्टिस पेपर को आगे बढ़ा रहे थे। यह एग्जाम पॉइंट है और यह एग्जाम पॉइंट आपको हिंदी मीडियम में प्रोवाइड कराई जा रही है। एग्जाम पॉइंट परचेज करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि एग्जाम पॉइंट नंबर 6 है। अगर आप एग्जाम पॉइंट हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में टोटल हिंदी में एग्जाम पॉइंट पा सकते हैं, आपके जूलॉजी के भी और बॉटनी के भी। यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक और सेशन हम तैयार कर रहे हैं और वह सेशन है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। आप मान चलिए कि लगभग 10,000 से ज़्यादा प्रश्न हैं टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक के, चाहे जूलॉजी के हों बॉटनी के हों। 5,000 से ज़्यादा प्रश्न जूलॉजी के हैं और लगभग 5,000 से ज़्यादा प्रश्न बॉटनी के हैं। लेकिन ये मुझे पूर्ण भरोसा है कि वह जिसके पास पहुंच जाएगा, वह अगर उन 10,000 प्रश्नों पर वर्क कर लिया और उन 10,000 प्रश्नों को तैयार करने में आपको जो मैक्सिमम टाइम लगनी है वो मान चलिए कि आपको 1 महीना लगेगा मैक्सिमम। अगर आप परिश्रम करते हैं, 2-4 घंटे डेली पढ़ते हैं, तो आप बड़े आराम से उसे 10,000 प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। और उन 10,000 प्रश्नों को तैयार करने वाला स्टूडेंट बड़े आराम से 95-90% तक का स्कोर कर लेगा। और अगर आप इतना स्कोर कर लिए तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई रोक भी नहीं सकता है। तैयारी बहुत तेज़ी से चल रही, बहुत तेज़ी से उसकी टाइपिंग हो रही है। इनवर्टिब्रेट की लगभग टाइपिंग कंप्लीट हो गई, वर्टिब्रेट की टाइपिंग हो रही है, फिजियोलॉजी की आधी टाइपिंग हो चुकी है, आधा बचा हुआ हिस्सा, साइटोलॉजी की टाइपिंग आधी हो चुकी है, आधा हिस्सा बचा हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत तेज़ी से, साइटोलॉजी दोनों में है तो दोनों में से एक जगह मिलेगा आपको, चाहे जूलॉजी में चाहे बॉटनी में। ठीक, उसके बाद इनवर्टिब्रेट का हो चुका है। वर्टिब्रेट की किताब थोड़ा सा भी आ नहीं पाई तो उसके वजह से थोड़ा सा लेट है। तो वर्टिब्रेट वाला पोर्शन जैसे हो जाएगा वह एक सेक्शन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, वर्टिब्रेट में जैसे पहले जो जिससे हम पढ़ते पढ़ाते थे वह थी यशचंद की, लेकिन अब चूंकि इसके लिए जो है हमें चाहिए ऑथेंटिक बुक। ऑथेंटिक बुक के लिए हमें चाहिए इनकी आर.एल. कोटवाल की बुक। मार्केट में इस समय अवेलेबल नहीं, ऑनलाइन परचेज किया गया। जैसी ही बुक आ जाती है उसके सभी एमसीक्यूज को पढ़ने में 10-5 दिन लगेंगे, 10-15 दिन चैप्टर वाइज, और फिर उसके बाद करने में उसका एमसीक्यू बना करके आपको दे दिया जाएगा। बस 2-1 दिन की दिक्कत है, 2-1 दिन में बुक आ जाएगी। वैसे तो 25 तारीख दिखाया जा रहा है, देखिए कब तक आ जाती है। जैसे बुक आ जाती है उसके बाद तुरंत आपको उसका बनना शुरू हो जाए। मतलब 10 जून तक आपको वही वर्टिब्रेट वाला हिस्सा छूटेगा, बाकी सब कुछ लगभग तैयार है और जोड़ करके आपको क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। जूलॉजी का पोर्शन लगभग तैयार है। बॉटनी में माइनर बॉटनी का, इकोनॉमिक बॉटनी का अभी काम करना बाकी है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जून के 20 जून तक, ये मान चलिए 15 से 20 जून तक आपको जूलॉजी बॉटनी के 10,000 प्रश्न मिलेंगे। और उन प्रश्नों को आप अगर अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। झारखंड पीएचडी का पेपर आपका अगर हम बात करें तो जुलाई के तीसरे सप्ताह में है, तो आपके लिए टाइम मिल जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बहरहाल तब तक आप एग्जाम पॉइंट को पढ़ते रहें, एग्जाम पॉइंट आपको दिया गया। चलिए, क्लेम्स, पहला शब्द आपका है क्लेम्स, शंभु, सुक्ति और स्केलॉप्स आदि मोलस्का संघ के कई वर्ग वेल्विया के सदस्य हैं। अब देखिए, इनके नाम हिंदी में तो आपको मार्केट में उसमें मिल जाएंगे, आपके पेपर में भी, लेकिन आप कोशिश करिए कि इनके इंग्लिश वाले नाम को याद करिए। मैंने बार बार कहा है कि जो हिंदी में हैं चीज़ें वो सभी, बायोलॉजी में ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश के शब्द को ही ऐसे यूज कर लिया जाता है। फिर भी ये बायोलॉजी का नोट्स था तो बायोलॉजी में ये सब तो लिख दिए गए हैं, इंग्लिश वाले में ये सब आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे। ठीक है, इन जंतुओं के शरीर, इनके शरीर कितने भागों में बटे होते हैं? 2 भागों में बटे होते हैं। कवच से ढके रहते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जैसे पाइला है तो इसके ऊपर एक कवच पाई जाती है, वह कवच किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। जैसे आपका मान लेते हैं वहाँ पे का बना होता है, दोनों कवच आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं। एक ये होता है यूनियो, यूनियो कहते हैं, एक ऐसे सीपी कहा जाता है अपने यहाँ हिंदी में से, तो ये देखे होंगे ऐसे होता है। तो इसकी ये हिस्सा जो होता है आपने देखा होगा, हमारे यहाँ इसे सीपी कहते हैं, शायद इसका नाम जो है, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा, यूनियो कहते हैं क्या इसको, यूनियो कहते हैं शायद। तो इसका ऐसे बंद रहता है, मटर की फली जैसा, नदी में पाया जाता है, तालाब में भी पाया जाता है। ये समुद्री भी होते हैं और कहाँ होते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो इसका ये जो हिस्सा है, ये जिससे बंद होता है, इसका मुख जो खुलता बंद होता है, वह हिस्सा किससे बंद होता है? वो बंद होता है लिगामेंट द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? लिगामेंट से। और ऊपरी हिस्से किससे बने हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है,
प्रश्न यही है आपका, किससे जुड़ा होता है। उसके बाद शरीर के ऊपर का कवच प्राणी को कोमल हिस्सों की सुरक्षा करता है और इसके नीचे इसकी कोमल संरचना पाई जाती है जो इसे बचाने का कार्य करता है, इसे नष्ट होने से बचाता है। ठीक है, कौन? मोटा कवच ऊपर। घोंघे में दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। घोंघा जो होता है, पाइला जिसे कहते हैं, इसमें दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहले का नाम है यूपायरीन। पहले का नाम क्या है? यूपायरीन है। ये छोटे होते हैं, धागे नुमा होते हैं तथा पुच्छ युक्त यानी पूंछ पाई जाती है होते हैं। ये गतिशील होते हैं तथा निषेचन के योग्य होते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपायरीन और जो दूसरा है ये भी आपके पूछे जाते हैं, टोलिगोपायरीन। ये बड़े तंतुनुमा होते हैं, यह भी धागे जैसी संरचना, पुच्छ युक्त होते हैं। ठीक है, ये अगतिशील अति गतिशील होते हैं, तेजी के साथ गति करते हैं तथा निषेचन के लिए योग्य नहीं होते। यही चीजें आपको याद रखनी है कि जो टोलिगोपायरीन है यह निषेचन के लिए योग्य नहीं होते हैं, निषेचन के लिए योग्य नहीं होते। बस इतना याद रखना, जो निषेचन के लिए योग्य है यूपायरीन है और जो निषेचन के लिए योग्य नहीं है उसको क्या कहते हैं? टोलिगोपायरीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार किसमें पाए जाते हैं? किसमें? पाइला में। आगे आ जाते हैं। पाइला एक मोलस्का है। पाइला किस संघ में आता? मोलस्का संघ में आता। मोलस्का है, यह एक उभयचर है। उभयचर क्यों कहते हैं? देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से इनवर्टिब्रेट का उभयचर कौन है, या ऐसे प्रश्न दे दिया एम्फीबिया ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, तो आप किसके पास जाएंगे? पाइला के पास। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है एम्फीबिया ऑफ द एनिमल किंगडम, तब आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे उसके पास, जल्दी बता दीजिए, फ्रॉग के पास। एम्फीबिया में मतलब जो एम्फीबिया है, एम्फीबिया क्लास ही एक का। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एम्फीबिया प्लांट ग्रुप, तब आप कहाँ जाएंगे? ब्रायोफाइटा में। प्रश्न के प्रवृत्ति के अनुसार आंसर के देने का तरीका बदल जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनवर्टिब्रेट में एम्फीबिया कौन है, तो आप कहेंगे मोलस्का, अर्थात ये जल और भूमि दोनों पर रह सकते हैं। यह जल में गिल के द्वारा शोषण करते हैं तथा भूमि पर फुफ्फुस कोश के द्वारा शोषण करते हैं। गुड न्यूज ये है कि दोनों का काम कर लेते हैं, जल में गिल के द्वारा शोषण करते हैं और फुफ्फुस कोश का निर्माण यहाँ से आपको देखने को मिल जाए। फुफ्फुस कोश मतलब फेफड़े की कोश को। पाइला से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, रेडुला। रेडुला पिछली बार के टीजीटी में भी पूछा गया था, टीजीटी में पूछा गया था, संख्या घुमा करके पूछ ली गई थी बस। तो रेडुला जो है मोलस्का संघ का, रेडुला मोलस्का संघ का बहुत और जंतुओं जैसे कि पाइला आदि में पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। कह रहा है कि बहुत जंतुओं में जो है ये पाइला संघ के जंतुओं में बहुत पूछे जाने वाला अंग है और ये महत्वपूर्ण अंग है किसका? पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि भोजन को चबाने में सहायता करता है, यानी दांत जैसा काम करता है। ये फिजिकल रिएक्शन करता है, दांत जैसा काम करता है और ये भोजन को चबाने में मदद करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रेडुला के नाम से जाना जाता है। मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन। याद रखिएगा, मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जंतुओं में हीमोसाइनिन नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है जो कि इनके रुधिर प्लाज्मा में घुला रहता तथा रुधिर को नीला रंग प्रदान कर देता है। हीमोसाइनिन के कारण रुधिर का रंग कैसा आता है? नीला रंग आता है। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन के कारण रंग कैसा आता है? नीला रंग आ जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। याद रखिएगा। श्वसन वर्णक का कार्य श्वसन क्रिया के दौरान फुफ्फुस गैसीय परिवहन का होता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम करता है, भागों तक पहुंचाता है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध करके ले जाता है, वैसे हीमोसाइनिन भी ऑक्सीजन को बांध करके ले जाता है। आप में से मैक्सिमम लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं और मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। मुझे 99.99% तक भरोसा है सभी लोग इसका आंसर कर लेंगे कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को बांधता है? हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को बांधता है? पहला क्वेश्चन आपका। और दूसरा क्वेश्चन है कि हीमोसाइनिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा यदि आपको आता है।
अगर नहीं आता है तो तुरंत गूगल करके इस बात को सर्च करिए, फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल का, हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पूछा है। हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को अपने साथ बांधता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोसाइनिन बनने के लिए कितने ऑक्सीजन को हीमोसाइनिन अपने साथ बांधता है। ये प्रश्न हाई स्कूल स्तर का है और मुझे 99.99 तक भरोसा है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो तुरंत गूगल करिए, देखिए और उसके बाद कमेंट करिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए, ये आपके लिए जरूरी है। आर्गन ऑफ बोजानस, आर्गन ऑफ बोजानस कुछ मोलस्का जैसे स्वच्छ जलीय घोंघे में पाया जाता है जो वृक्क की तरह उत्सर्जन का कार्य करता है। कह रहा है कि बोजानस, आर्गन ऑफ बोजानस जो है वो किसका काम करता है, स्क्रेटरी आर्गन है, और मोलस्का संघ का स्क्रेटरी आर्गन के रूप में जाना जाता है। उत्तम प्रकार का मोती, विशेष प्रकार का जो मोती बनता है पिंगटेडा की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त किया जाता है। उत्तम प्रकार की मोती पिंगटेडा के विभिन्न प्रजातियों से किया जाता है, अतः इन्हें सामान्यतः पर्ल ओस्टर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पर्ल ओस्टर के नाम से भी जानते हैं। ये मोलस्का संघ के जीव हैं। पिंगटेडा बुल्गेरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति, पिंगटेटा बुल्गेरिस मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति है, जिसे भारतीय पर्ल ओस्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्रे, नेक्रे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। नेक्रे जो है, नेक्रे एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो मोती उत्पादन करने वाले मोलस्का जैसे पिंगटेडा बुल्गेरिस अपने मेंटल द्वारा किसी बाहरी कण के चारों तरफ स्रावित करते हैं। यही बाद में मोती के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मोती जो बनती है किसके द्वारा बनती है, नेक्रे के द्वारा। जैसे कभी आपको चोट लग जाए या नाखून लग जाए तो आपके शरीर से वाटरी द्रव्य निकलता है, ठीक है, पानी जैसा पदार्थ निकलता है। वही पानी जैसा पदार्थ कुछ समय बाद देखेंगे पीला पीला जम जाता है। सेम यही प्रक्रिया कहाँ पे होती है, पर्लोस्टर में होती है, लेकिन वहाँ पे जो केमिकल निकलता है उस केमिकल का नाम क्या है, नेक्रे, ठीक। और यह नेक्रे याद करिए, नाक से नाक निकलती रहती है, उस नेक्रे निकलता है, और यही नेक्रे जम करके क्या बनाता है, मोती का निर्माण कर देता है। फिर उसे पंडित जी बता देते हैं कि मोती पहनने से आपके सभी ग्रह नष्ट हो जाएंगे, अतः आप जो है इस मोती को पहने, और अगर आप नहीं पहने हैं तो अभी आप पहले इसको परचेज करें जो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। पंडित जी कह रहे हैं नेक्रे को ही मोती की माता, नेक्रे को मोती की माता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि मोती की माता कौन है, तो मोती की माता जो है नेक्रे है, ठीक है। मोती किसी का नाम होगा तो मत सोचे, मोती जो बनती है उसका नाम, ठीक है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दो जा उत्साह इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने पढ़ा होगा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो रही, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। यूनियो का ग्लाइचीडियम लार्वा, यूनियो का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइचीडियम लार्वा कहते हैं। स्वतंत्र रूप से ना तो तैर सकता है, ना तो तैर सकता और ना ही भोजन ग्रहण कर सकता है। इन्हें विकसित होने में, मैं एक आपने देखा ना, ये सही था आपका, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी कविता है कि जो है कैसा था कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, सोचो क्या कमी रह गई और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, रणका मैदान छोड़ न मत भागो तुम, बिना कोशिश के जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छी कविता है, आप इसे पढ़िएगा, जानिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशनल है। तो ये चीज़ें, मोती जो है वो जो तालाब में बनी होती है, झील में बनी होती है, समुद्र में बनी होती है, तो गोताखोर बार बार जाता है, मोती पाता नहीं, लेकिन जब एक बार मोती पा गया तो उसकी कीमत चमक गई। और मोती मिली कहाँ से, जो ये मोती के बनाने वाला पर्लोस्टर है उसके शरीर में निकलने वाले नेक्रे नामक केमिकल से मोती का निर्माण हो गया। जब वो मर गया तो उसकी बॉडी टूटी, और जब बॉडी टूटी तो मोती अलग हुई थी, वो गोताखोर गया, पा गया, उसकी किस्मत चमक गई। तो वही है, आपको परिश्रम करते रहेंगे तो एक दिन आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। तो वही हम कह रहे थे, यूनियो तथा ग्लाइचीडियम लार्वा स्वतंत्र रूप से ना तो तैर सकता है और ना ही भोजन ग्रहण कर सकता है। इन्हें विकसित होने या जीवित रहने के लिए किसी ताजे जल में रहने वाली मछलियों की आवश्यकता होती है। किसके लिए, ग्लाइचीडियम लार्वा के लिए।
जिसके ऊपर बाह्य परजीवी के रूप में वास करते हैं और उससे अपना पोषण ग्रहण करते हैं। कौन? ग्लाइसीडियम लार्वा। कायांतरण के पश्चात यह वयस्क में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता है। यूनियो एक प्रकार का मोलस्का संघ का प्राणी है जो जलीय जीवन का निर्वहन करता है। इसमें श्वसन हेतु मेंटल गुहा में एक जोड़ी लंबी कंकत क्लोम, इसमें जो है श्वसन हेतु मेंटल गुहा में एक जोड़ी कंकत क्लोम या टिनिडिया पाई जाती है यूलेम्बली ब्रांच प्रकार की होती हैं। ये चैप्टे क्लोम तंतु दो कतारों में स्थित होते हैं और दोनों कतार समान होते हैं तथा कसाबकी संध झिल्ली में परिवर्तित हो जाता है। यूनियम में पाए जाने वाले केवर्स आर्गन को पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, जो वर्ज्य पदार्थों के उत्सर्जन का काम करता है, यानी शरीर में बनने वाले खराब पदार्थ को शरीर से बाहर ले जाता है। यह एक बड़ी भूरे रंग की ग्रंथि पुंज वाली संरचना होती है जो पेरिकार्डियम के आगे स्थित होती है। यह वर्ज्य पदार्थों को पेरिकार्डियम में छोड़ती है, जहां से वर्ज्य पदार्थ वृक्क के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। वेलिजर, ग्लाइसीडियम आदि लार्वा संघ मोलस्का में पाए जाते हैं। मोलस्का संघ के अधिकांश सदस्यों जैसे कि पाइला के मुखगुहा में काइटिन की बनी हुई संरचना होती है, जिन्हें रेडुला कहते हैं। कैरा मोलस्का संघ के अनेक जात जो होते हैं उसमें रेडुला पाया जाता है, जो किससे बनी होती है? काइटिन की बनी हुई संरचना होती है। ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। और रेडुला दो अनुप्रस्थ पंक्तियों, यही प्रश्न पूछा गया था, रेडुला दो अनुप्रस्थ पंक्तियों में स्थित होते हैं। सामान्यतः इनके एक पंक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती? 7 होती। एक पंक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती? 7 होती है। यही क्रम आपको देकर के पूछ लिया गया था, जो 2 1 1 1 2 होती। पीजीटी में पूछा गया था 2021 में, अगर आप देखे होंगे पेपर, तो कहा गया था कि इनमें जो है दांतों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है और क्रम होता है 21 112। ठीक है। नियोपिलाइना एक जीवित जीवाश्म है। यह एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। मैंने कनेक्टिंग लिंक वाला एक वीडियो आपको कराया है बूस्टर डोज में, तो वो आप करते रहेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। नियोपिलाइना एक जीवित जीवाश्म है। यह एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि इसमें दोनों समूहों के लक्षण पाए जाते हैं। यह सबसे आदिम या प्राचीन मोलस्का है। इनके शरीर पर मेंटल और गुंबदनुमा कवच होता है। टेरिडोबाइवाल्बिया समूह का मोलस्का है। इसे सामान्यतः सिपवर्म कहा जाता है। मनुष्य द्वारा यह भोजन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। ऑक्टोपस मोलस्का संघ के सिफेलोपोडा वर्ग का जंतु है। इसे सामान्यतः डेविल फिश भी कहते हैं। इसे सामान्यतः क्या कहते हैं? डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। मोलस्का संघ के जंतुओं में सामान्यतः बाइलेटरल सममित पाई जाती है, परंतु कुछ मोलस्का में परंतु कुछ मोलस्का की अगर बात करें, लार्वा अवस्था में यह बाइलेटरल होती हैं। लार्वा अवस्था में कैसी होती हैं? बाइलेटरल होती हैं। और शिशु अवस्था में कैसी होती है? देखिए, कह रहा मोलस्का संघ के जंतुओं में समानता बाइलेटरल सम्मित होती, परंतु कुछ मोलस्का में यह जीवित रहने के लिए कुछ मोलस्का में लार्वा अवस्था में यह बाइलेटरल होती है, परंतु बाद में परिवर्धन के दौरान इसमें ऐंठन हो जाता है, जिससे टार्सन कहते हैं। कह रहा बाद में जो है ये कैसे हो जाते हैं? टार्सन बन जाती हैं, कहते हैं इसके कारण असम्मित हो जाती हैं। घोघा जो है यानी पाइला मीठे पानी का मोलस्का है, जो झीलों और तालाबों में काफी प्रचुर संख्या में पाए जाते हैं। भारत में पाई जाने वाली घोघे की प्रजातियां ये शाकाहारी होती हैं। घोघे के शंख के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंख्य विकास की रेखाओं से वेरिसस कहा जाता है।
सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का एक वर्ग है। सिफेलोपोडा मोलस्का संघ का एक वर्ग है। इन जंतुओं के पैर सिर के चारों ओर उपस्थित होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। ठीक है। सीपिया को कटल फिश भी कहते हैं। सीपिया को कटल फिश कहते हैं। इसे संघ मोलस्का के अंतर्गत वर्ग सिफेलोपोडा में शामिल किया गया। इसे संघ मोलस्का के अंतर्गत सिफेलोपोडा में शामिल किया गया है। इसमें आंतरिक कवच पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? आंतरिक कवच पाया जाता है। ओस्टर द्वारा सबसे अच्छे प्रकार की मोती बनता है। ओस्टर के द्वारा सबसे अच्छे प्रकार का मोती बनता है जब कोई बाहरी वस्तु जैसे सिलिका इसकी त्वचा में खोल तथा मेंटल के बीच धंस जाती तो त्वचा द्वारा विशेष प्रकार का श्रावण इसके चारों ओर होने लगता है तथा कुछ वर्षों पश्चात इसमें मोती का निर्माण हो जाता है। और वो एक केमिकल का नाम क्या है? नेक्रे। पाइला ग्लोबलोसा का वर्ग गैस्ट्रोपोडा तथा उपवर्ग प्रोसोबैंकिया है। यह मोलस्का संघ का प्राणी है। उसके बाद टेनिडियम एक प्रकार का श्वसन अंग है। टेनिडियम एक प्रकार का श्वसन अंग है जो कि मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है। पाइला ग्लोबलोसा मोलस्का संघ का एक प्राणी है। पाइला ग्लोबलोसा मोलस्का संघ का एक प्राणी होता है। ऐसे जंतु या जीव जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोलुमिनेसेंट कहलाते हैं। कह रहा ऐसे जीव या जंतु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं बायोलुमिनेसेंट कहलाते हैं। कटलफिश ऐसा ही जंतु है। कटलफिश कैसा जंतु है? ऐसा ही जंतु। पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें प्राणी चोट या बीमारी आदि से क्षतिग्रस्त हो अंगों का पुनः निर्माण कर लेते हैं। सिफेलोपोड्स मोलस्क विशेष रूप से ऑक्टोपस वल्गैरिस में पुनर्जनन की क्षमता होती है। यह पुनर्जनन प्रक्रिया द्वारा नेत्र, पैर, सिर सभी अंगों को पुनर्जीवित कर सकता है। तो ये थे आपके। अब इसके बाद इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा को अलग क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है आगे की दिशा में हम लोग लगातार बढ़ते रहेंगे। एग्जाम पॉइंट नंबर 6 25 एग्जाम पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे और 26 एग्जाम पॉइंट से इकाइनोडर्मेटा है एक कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।